अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे सूरज के मुतालिक और जो सूरज हमें रोशनी यानी लाइट भेज रहा होता है उसको करेक्टराइज करेंगे क्योंकि वो जो रोशनी भेज रहा होता है उसमें डिफरेंट एनर्जीज एग्जिस्ट कर रही होती हैं। तो हम उसको करेक्टराइज करेंगे क्योंकि वो ज़रूरी होता है सोलर पैनल के डिज़ाइन के अंदर। और इसके अलावा हम ये भी देखेंगे कि जो रोशनी सूरज हमें भेज रहा होता है वो हमारी जब अर्थ के एटमॉस्फेयर के अंदर आती है तो वहाँ पे डिफरेंट गैसेज हैं, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, CO2, वाटर वेपर्स, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ओजोन, एक्सेट्रा। तो उनके साथ भी उसका कुछ इंट्रैक्शन हो रहा होता है, वो जो डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी भेज रहा होता है। तो आज हम इस पे फोकस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लाइट स्पेक्ट्रम की। तो लाइट स्पेक्ट्रम कहते हैं वो जो सूरज, आसान अल्फाज में जो सूरज हमें रोशनी भेज रहा है उसको हमने करेक्टराइज किया हुआ है, उसको हम स्पेक्ट्रम कह रहे होते हैं। तो अगर मैं स्पेक्ट्रम आपको शो करूँ तो कुछ इस तरीके से वो स्पेक्ट्रम है। इस स्पेक्ट्रम को यानी वो जो सूरज हमें रोशनी भेज रहा है हम करेक्टराइज करते हैं, यानी आसानी से समझने के लिए उसको डिवाइड कर रहे होते हैं किसी कॉन्सेप्ट के या किसी यूनिट के अंदर। तो हम इसको डिवाइड करते हैं हर्ट्स यानी फ्रीक्वेंसी की बेस पे, या एनर्जी की बेस पे कि कौन कितनी ज़्यादा एनर्जी वाला है, या वेवलेंथ की बेस पे। हर्ट्स को हम डिफाइन इस तरह करते हैं कि नंबर ऑफ साइकिल्स इन 1 सेकेंड। यानी अगर आप इस वाले फिगर को देखें, इस पॉइंट को, तो इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक इसने अपने आप को रिपीट किया हुआ है, मतलब ये कंप्लीट आ रहा है आपके पास ये सिग्नल, और इस पॉइंट के बाद ये सिग्नल सेम इट इज़ रिपीट हो रहा है आपके पास। तो ये कितनी मरतबा अपने आप को रिपीट करेगा, हम इसको कहते हैं ये इसकी फ्रीक्वेंसी है। और ये एक साइकिल में जितनी बार करता है वो हम कहते हैं कि ये यानी उसकी फ्रीक्वेंसी है, जिसको हम हर्ट्स के अंदर करेक्टराइज कर रहे होते हैं। एक और चीज़ कि उनके दरमियान की जो स्पेसिंग है वो सेम रहती है, लेकिन अगर यहाँ पे आप देखें तो स्पेसिंग कम हो रही है। तो ये जस्ट आपके समझाने के लिए था। और वेवलेंथ के कॉन्सेप्ट में हम ये कहते हैं कि इन दोनों के अंदर, यानी फर्स्ट टाइम जब इसने यहाँ से फॉर एग्जांपल स्टार्ट किया और यहाँ पे एंड किया, तो नेक्स्ट टाइम जब यहाँ से स्टार्ट करके एंड करता है तो दरमियान में जो डिस्टेंस था वो कम हो गया। तो हम इसको कहते हैं कि ये वेवलेंथ उसकी कम या ज़्यादा हुई है फॉर इंस्टेंस। तो जैसे जैसे इसकी स्पेसिंग बढ़ती है हम कहते हैं कि वेवलेंथ हमारी इंक्रीज़ हो रही है, और जैसे जैसे इनकी दरमियान की स्पेसिंग ये आप देख रहे हैं कम हो रही है, तो हम कहते हैं कि हमारी वेवलेंथ कम हो रही है। तो फ्रीक्वेंसी का भी सेम कॉन्सेप्ट है कि ये इस तरह अपने आप को कितना रिपीट कर रहा होता है 1 सेकंड के अंदर। तो हम चलते हैं, सूरज जो हमें लाइट भेज रहा है उसको हम लोग कैरेक्टराइज करते हैं इन्हीं फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के ऊपर, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। तो शुरू में हम कहते हैं कि हमारे पास जो सबसे वीकेस्ट एनर्जी के सिग्नल्स हैं या जिनकी फ्रीक्वेंसी सबसे कम है और वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है, वो है रेडियो, रेडियो सिग्नल्स की बात हम करते हैं। सेकंड पे हम कहते हैं हमारे पास माइक्रोवेव्स हैं, हमने ये रेंजेस भी उनकी डिफाइन की हुई हैं कि इस रेंज के बाद माइक्रोवेव स्टार्ट हो जाता है, वरना ये दरमियान में कन्फ्यूजन रहती है। और फिर हम कहते हैं माइक्रोवेव से ज़्यादा स्ट्रॉन्गर जो हैं वो इंफ्रारेड हैं, जो फॉर एग्जांपल आपके टीवी रिमोट्स होते हैं उसके अंदर ये यूज़ हो रहे होते हैं। आप कोई बटन प्रेस करते हैं तो वो जो सिग्नल जनरेट होगी, जो टीवी के दरमियान कम्युनिकेशन हो रही होती है आपके रिमोट के साथ, यानी आप जो चैनल चेंज कर रहे होते हैं, वो इंफ्रारेड के थ्रू हो रही होती है। आप इसको देख नहीं सकते। अगर आप फॉर एग्जांपल इसको देखना चाहते हैं तो आप अपने मोबाइल का कैमरा ऑन करें, अपने रिमोट को नीचे रखें उसके, और कोई भी बटन प्रेस करें तो ऊपर उसके लाइट वाले पॉइंट पे आपको कुछ सिग्नल शो हो रहा होगा रेड कलर टाइप का। तो इस हम इंफ्रारेड को ऐसे देखने की कोशिश कर रहे होते हैं। उसके बाद ये विजिबल स्पेक्ट्रम आता है जो कि तकरीबन 400 नैनोमीटर से लेकर 700 नैनोमीटर्स की रेंज है। तो ये वो स्पेक्ट्रम है या ये वो पोर्शन है जो हम देख सकते हैं। जो रेड से स्टार्ट होता है यानी इंफ्रारेड के बाद ये रेड आता है, जो हम देख रहे होते हैं कलर रेड कलर है, जो हमें पता है 7 मेन कलर्स होते हैं। और उसके बाद ये, उसके बाद हमारा लास्ट आता है वॉलेट कलर, उसके बाद हमारे पास अल्ट्रा वायलेट स्टार्ट हो जाता है, और अल्ट्रा वायलेट के बाद हमारे पास स्ट्रॉन्गेस्ट एनर्जी आ जाती है जो एक्सरे की है, और फिर गैमा रेज। और आप देखेंगे जैसे जैसे हमारी एनर्जी इंक्रीज हो रही है, एक्स रेज और गैमा रेज, तो ये कैंसर कॉज कर रही होती है ह्यूमन बॉडी के अंदर। तो ये भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर रही होती है हमारी बॉडी को जो सूरज हमें भेज रहा है। अल्ट्रा वायलेट भी जो हमारे पास सूरज से डायरेक्ट रिसीव हो रही होती है, तो आपने अक्सर सुना होगा, वो भी कैंसर कॉज कर रही होती हैं। तो शॉर्टली हमारे पास सूरज जो लाइट भेज रहा होता है वो डिफरेंट एनर्जी की फॉर्म में होता है, मतलब किसी का फोटोन स्ट्रॉन्ग है, किसी का वीक है, किसी की वेवलेंथ कम है, किसी की ज़्यादा है, किसी की फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है, किसी की कम है। तो उसकी बेस पे हमने इस पूरे लाइट को जो हमें रिसीव हो रही है उसका एक स्पेक्ट्रम बना लिया, यानी उसको करेक्टराइज कर लिया। तो इस करेक्टराइजेशन करने के बाद हम ये देखते हैं कि एक स्पेसिफिक लोकेशन के अंदर, फॉर एग्जांपल हम लोग बात करते हैं एक स्पेसिफिक लोकेशन पाकिस्तान की, फॉर एग्जांपल कोयटा के अंदर, हम वहाँ देखते हैं कि इन सारी रेडिएशंस में दिन के मेजॉरिटी टाइम पूरे एक साल को हम देख रहे होते हैं, क्योंकि उसमें सीज़न का इफेक्ट भी आ रहा होता है,
और उसमें दिन और रात का इफेक्ट भी आ रहा होता है। तो हम देखते हैं कि कौन सी रेडिएशन सबसे ज़्यादा रिसीव हो रही है, जिसकी एनर्जी ज़्यादा है और उसका टाइम ज़्यादा है, क्योंकि दिन में तो हमें सारी रेडिएशन रिसीव हो रही होती हैं, लेकिन कुछ ज़्यादा रिसीव हो रही होती हैं और कुछ कम। इसकी वजह यह है कि जब ये रेडिएशन सूरज से आ रही होती हैं तो हमारे पास ये जो गैसेस अवेलेबल हैं, वो गैसेस, ये जो हमारे पास गैसेस अवेलेबल हैं, इन गैसेस के साथ कुछ इंट्रैक्शन कर रहे होते हैं। तो इंट्रैक्शन करने की वजह से वो कुछ अपनी एनर्जी लूज़ कर जाते हैं, तो वो अभी हम देखेंगे। तो अगर हम यहाँ से देखें तो ये हमने इसको करेक्टराइज कर लिया है, कौन सा उस इलाके में सबसे ज़्यादा आ रहा होता है, उसकी बेस पे हम सोलर पैनल डिज़ाइन कर रहे होते हैं। तो मेजॉरिटी टाइम जो हम डिज़ाइन कर रहे होते हैं वो एक स्पेसिफिक के लिए डिज़ाइन कर रहे होते हैं, क्योंकि ओवरऑल हमारे पास एक ही ज़्यादा आ रहा होता है। उसके अलावा फॉर एग्जांपल अगर आपने इंफ्रारेड को डिटेक्ट करना है तो आप गोल्ड डॉप्ड जर्मेनियम, यानी आपको पता है जर्मेनियम और सिलिकॉन सेमीकंडक्टर, अगर वो गोल्ड डॉप्ड हो, यानी आप आसान अल्फाज में आप कह लें कि सोने वाले पानी वाला चढ़ा हुआ, यानी सोने की उस पर हो जर्मेनियम, तो इंफ्रारेड को वो डिटेक्ट कर रहा होता है, तो उसकी बेस पे हम यूज़ कर रहे हैं। लेकिन नॉर्मली हमारी जो सोलर पैनल्स होते हैं उसके डिज़ाइन के लिए हम लोग ये ज़रूर देखते हैं कि कौन सी एनर्जी उस स्पेसिफिक एरिया के अंदर सबसे ज़्यादा रिसीव हो रही है और उसकी बेस पे हम ऑपरेट कर रहे होते हैं। ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ये मेजॉरिटी ऑफ प्रोफेशनल्स को नहीं पता होता, जबकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है। तो इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं रेडिएशंस पे। तो सूरज जो हमें रेडिएशंस भेज रहा है अभी आपको मैंने बता दिया है। मैंने यहाँ पे जो शो की हुई है, एक माइक्रोवेव, एक इंफ्रारेड शो की हुई है, एक विजिबल लाइट 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर के दरमियान की रेंज है जो हम देख सकते हैं, और उससे स्ट्रॉन्गेस्ट अल्ट्रावायलेट। तो हमारे अर्थ के अंदर ये सारी गैसेज एग्जिस्ट करती हैं और 79% जो है हमारे पास नाइट्रोजन है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर हम माइक्रोवेव रेडिएशन हमारे पास सूरज से आ रही हो तो नाइट्रोजन के ऊपर वो क्या इफेक्ट करेगी। तो आप देख रहे हैं कि सिंपल उससे पास करिए, नाइट्रोजन को कोई इफेक्ट नहीं आ रहा। मतलब सूरज जो रेडिएशन भेज रहा है वो नाइट्रोजन जो हमारे अर्थ में मौजूद है उसको पास करके आ जाती है, उसको कोई इफेक्ट नहीं आ रहा। आप देख रहे हैं कोई डिफ्लेक्शन या कुछ नहीं हो रही। अगर हम इंफ्रारेड पास करते हैं फिर भी कोई इफेक्ट नहीं आ रहा। अगर हम विजिबल पास करते हैं फिर भी कोई इफेक्ट नहीं आ रहा। अल्ट्रावायलेट फिर भी कोई इफेक्ट नहीं आ रहा। नाइट्रोजन के केस में आप देख सकते हैं ये दो नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल शो किए हैं और इनके दरमियान ट्रिपल बॉन्ड हमें शो किया हुआ है। तो अगर हम फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड कंसिडर कर लेते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर आप देख रहे हैं कि एक कार्बन मॉलिक्यूल है और दो ऑक्सीजन की मॉलिक्यूल्स हैं जो डबल बॉन्ड के साथ कनेक्टेड हैं। और अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो सूरज की तरफ से आ रही हैं वो हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर के अंदर मौजूद CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कोई भी रिएक्शन या उसको स्कैटर नहीं कर रही। अगर विजिबल लाइट आती है तो वो भी कोई रोल प्ले नहीं कर रही। अगर हम लोग इंफ्रारेड भेजते हैं तो फिर इसके ऊपर कुछ इफेक्ट आ रहा है। तो आप देख सकते हैं कि इंफ्रारेड लाइट जैसे ही इसके पास आ रही है ये इसको स्कैटर कर रहा है, ये इसको कुछ को ट्रैक कर रहा होता है फॉर एग्जांपल, और इसको देख रहे हैं आप इसकी डिफरेंट डायरेक्शंस के अंदर लेके जा, जो स्कैटरिंग फिनोमेना आपने पढ़ा हुआ है, यानी रोशनी को डिफरेंट डायरेक्शन के अंदर फैला देना। और अगर हम लोग फॉर एग्जांपल वाटर के केस में देखें तो आप देखेंगे वाटर के केस में भी यही हो रहा होगा। और अब मैं बात करता हूँ जो मैंने कहा था कैंसर कॉज कर रही होती है सूरज की कुछ रेडिएशन, जिसमें स्पेसिफिकली अल्ट्रावायलेट और बाकी रेडिएशन होती हैं। तो उसके केस में हम ये कहते हैं कि हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर के अंदर ओजोन की एक लेयर एग्जिस्ट करती है, जिसका मेन पर्पस ही अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को, जैसे हायर एनर्जी की जो रेडिएशंस हैं उनको स्टॉप किया जाए, ताकि वो हमारे पास जो डेडली रोल प्ले कर रही हैं वो ना हो। तो अगर मैं इसको अल्ट्रावायलेट को ओजोन के साथ शो करूँ तो आप देखेंगे कि ओजोन के साथ ये रिएक्शन कर रहे हैं और ओजोन इसको एब्जॉर्व कर लेता है। अभी आप फिर से देखिएगा, ओजोन इसको एब्जॉर्व करेगा और इस तरह वो टूट जाता है। तो इसलिए हम कहते हैं कि ओजोन की लेयर हमारी डैमेज ना हो, तो उसको जो डैमेज कर रही है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, उसको हम लोग कहते हैं कि वो ख़त्म हो जाए। तो इस तरीके से अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को ओजोन हमें बचा रहा होता है। अगर मैं बाकी चीज़ों की बात करूँ तो ओजोन उस पर इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं हो रहा था, उसका असल पर्पज़ ही अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को स्टॉप करना है। एक और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैं बताऊँगा कि हम लोग अक्सर सुनते हैं कि क्लाइमेटिक कंसर्न्स हैं, यानी अर्थ का टेम्परेचर राइज़ कर रहा है। वो कैसे राइज़ कर रहा है, उसका एक छोटा सा कॉन्सेप्ट मैं आपको बताऊंगा। हम लोग ये कहते हैं जो सूरज की रेडिएशन ज़मीन की तरफ आ रही होती हैं वो जब ज़मीन को हीट अप करके वो वापस रिफ्लेक्ट हो जाती हैं, मतलब टकरा के वो एनर्जी वापस जाती है। तो वो जब वापस एनर्जी जा रही होती है तो वो लॉन्ग वेव इंफ्रारेड की फॉर्म में जा रही होती है। आपको मैंने स्पेक्ट्रम दिखाया था, इस स्पेक्ट्रम के अंदर कुछ मतलब इसको लो पार्ट कह लें, इसको हाई पार्ट कह लें, तो वो लॉन्ग वेव इंफ्रारेड की फॉर्म के अंदर हम लोग उसको वापस भेज रहे होते हैं।
तो कुछ गैसेस ऐसी होती हैं जो उस एनर्जी को जो हम ज़मीन से टकरा के यानी जो सूरज ने भेजी थी वापस जा रही हैं, उसको वो रोक लेता है, ब्लॉक करके वापस ज़मीन की तरफ भेज देता है। तो अगर मैं इंफ्रारेड कंसिडर करूं, क्योंकि मैंने कहा था वो सारी एनर्जी इंफ्रारेड की फॉर्म में वापस जा रही है, तो वो हम अब ये देखेंगे कि इन सब गैसेस में से ऐसी कौन सी गैस है जो इसको वापस भेज रही है। तो सबसे पहले उसका हम देखते हैं वाटर मॉलिक्यूल्स। तो अब देख रहे हैं वाटर मॉलिक्यूल्स को वापस स्कैटर कर रहा है, यानी कुछ एनर्जी तो वापस जा रही है, लेकिन वाटर मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब करके कुछ एनर्जी को वापस ज़मीन की तरफ भेज रहा होता है। सेम इट इज़ केस कार्बन डाइऑक्साइड भी कर रहा होता है। आप देखें कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल कह लें सिंपल फाज में, इसको एब्जॉर्ब कर रहा है, उसको वापस ज़मीन की तरफ भेज रहा है। अगर इस वाले पोर्शन का मैं बात करूँ जहाँ से आप माउस देख रहे हैं, इधर वापस भेजेगा तो ये ज़मीन को रिसीव होगा, अगर यहाँ से आगे भेज देगा तो वो वापस ज़मीन से आउट हो जाएगा। तो अभी आप देख रहे हैं कि ये मेजॉरिटी टाइम, क्योंकि एक सिंगल मॉलिक्यूल है यहाँ पे, तो अब सिंगल मॉलिक्यूल मेजॉरिटी टाइम वापस भेज रहा होता रहता है। तो इस वजह से हमारे अर्थ का टेम्परेचर राइज कर रहा है, क्योंकि आप री रेडिएटेड एनर्जी को वापस रिसीव कर रहे हो और वो आपके अर्थ के एटमॉस्फेयर से आउट नहीं हो पा रही, तो वो ट्रैप हो जाती है, जिसकी वजह से आपके अर्थ का जो टेम्परेचर है वो राइज करेगा। क्योंकि हमने स्पेक्ट्रम के अंदर देखा है कि उसकी कुछ एनर्जी है, वो फोटॉन्स एनर्जी के साथ एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो हमारा अर्थ का टेम्परेचर राइज कर होते हैं। आप देख सकते हैं नाइट्रोजन मॉलिक्यूल की अगर मैं सिंपल बात करूं तो वो एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है। कार्बन मोनोऑक्साइड की अगर मैं बात करता हूँ तो वो भी एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है, वो वीक ग्रीन हाउस गैस है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड भी एक ग्रीन हाउस गैस है। तो मेजॉरिटी टाइम जो हम कैरेक्टराइज कर रहे होते हैं तो हम CO2 को और H2O को देख रहे होते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा मेजर रोल यही प्ले कर रहा होता है। ऑक्सीजन के केस में देख लें आप, नाइट्रोजन के केस में देखें तो नाइट्रोजन NO2 को हम कह रहे होते हैं कि ये भी एक ग्रीन हाउस गैस है। लेकिन जो स्ट्रॉन्ग है, अब एक क्वेश्चन ये आता है कि इन सब में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कौन सी है, कि मतलब जिसका ज़्यादा रोल हो, तो सबसे ज़्यादा रोल कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का है। आपने कार्बन मोनोऑक्साइड का भी देखा है, जिसको हम कहते भी हैं और नहीं भी कहते, उसकी रीज़न ये है कि ये कर तो रहा है लेकिन वीक कर रहा होता है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा स्ट्रांगली कर रहा है। आप इसकी फ्रिक्वेंसी देखें ये कितना जल्दी कह रहा है, और CO की देखें, इसकी फ्रिक्वेंसी देखें ये उसकी निस्बत कम है। तो ये ग्रीन हाउस गैसेज हैं। तो आज की वीडियो के अंदर हमने देखा कि सूरज हमें रेडिएशन भेज रहा है डिफरेंट, हमने उसको करेक्टराइज कर लिया था किसकी फॉर्म में, इन फॉर्म ऑफ हर्ट्ज, इन फॉर्म ऑफ वेवलेंथ, फ्रिक्वेंसी, और फिर एनर्जी के साथ भी करेक्टराइज किया। जैसे जैसे हम राइट की तरफ मूव कर गए हमारी एनर्जी स्ट्रॉन्ग हो गई, तो ये वाले हमारे पास कैंसर कॉज भी कर रहे होते हैं, ये विजिबल लाइट है, और इसकी बेस पे हम लोग देख रहे होते हैं अक्सर जो हमारे सोलर पैनल्स हम डिज़ाइन करते हैं कि कौन सी एनर्जी एक स्पेसिफिक एरिया में सबसे ज़्यादा रिसीव हो रही है, जो कि मेजॉरिटी टाइम वैसे हम अल्ट्रा वायलेट की बेस पे ही डिज़ाइन कर रहे होते हैं। और उसके साथ हमें ये पता है कि उसकी प्रॉपर्टी अल्ट्रा यानी वेवलेंथ की चेंज हो रही होती है, जैसे जैसे आपकी एनर्जी या फ्रिक्वेंसी इंक्रीज़ करती है आपकी वेवलेंथ डिक्रीज़ कर रही होती है, इसका डायरेक्ट रिलेशन है। और फिर हमने ये देखा कि जो हमारे पास ये रेडिएशंस रिसीव हो रही होती हैं, फॉर एग्जांपल माइक्रोवेव है या बाकी कोई और है, तो वो कैसे रोल प्ले कर रही है हमारे अर्थ के अंदर, यानी वो रेडिएशन जो इसको रिसीव हो रही है वो रेडिएशन के साथ ये किस तरह बिहेव कर रहे हैं। और फिर हमने ग्रीन हाउस गैस के टर्म्स के अंदर देखा कि वो रेडिएशन जो ज़मीन के पास यानी यहाँ पे रिसीव हुई और उसको कैसे रिफ्लेक्ट बैक करके वापस ज़मीन की तरफ भेज के हमारे अर्थ का टेम्परेचर राइज करने की कोशिश कर रही होती हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरी वीडियो समझ आ गई होगी, इसका कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा, और आप मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसे लगी। और इंशाल्लाह हम अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर सोलर पैनल की इसी सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें इस चैनल को। अल्लाह हाफिज़।